हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर यूनिक क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिहार से संबंधित जो बीपीएससी में, बीएसएससी में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, वैसे प्रश्नों को आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का जो दरोगा का एग्ज़ाम होगा, बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा, जो बीपीएससी पीटी होगा, उन सब को देखते हुए यह आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार नाम कब से पड़ा, कैसे पड़ा, इन सब को आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार से संबंधित आज का वीडियो जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात जान लीजिए कि बौद्ध काल में, जो बौद्ध काल था, बौद्ध काल से पूर्व जैन काल था, तो बौद्ध काल में ही मगध का जो भी क्षेत्र था वो उसमें पवित्र जो बौद्ध स्थल था, वो बौद्ध स्थलों, मठों और जो शिक्षण केंद्रों था आदि जो भी प्रसिद्ध स्थान था, वहाँ पर घूमने जाने की प्रथा थी। क्या थी? परंपरा थी। तो जो भी स्थल थे, पवित्र स्थल जो थे, जो मठ था, जो शिक्षण केंद्र था, वहाँ पर घूमने के लिए जो जाया जाता था, तो इसी दर्शन को क्या कहा जाता था? दर्शन को कहा जाता था, यानी यात्रा को कहा जाता था विहार। क्या कहा जाता था? विहार। वो हर्षी का, वो जो विहार था वो हर्षी का था, विहार। ठीक है। तो उसके बाद उससे भी पूर्व जैन कला, जो जैन कालीन समय था, तो जैन कालीन समय में भी क्या था कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर प्रथम थे ऋषभनाथ, 23वें जो थे पार्श्वनाथ, और अंतिम जो थे और 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे, वो भी घूमने जाया करते थे। जो पवित्र स्थल उनका था, जो मगध का, जो वैशाली था, अंग था, विदेह था, इन सभी जगहों पर जो घूमने जाया करते थे उसको विहार कहा जाता था। वही विहार से बढ़ते बढ़ते बना है बिहार। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मुख्य बातें हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, तो सर्वप्रथम बिहार शब्द का जो प्रयोग किया गया था मिनहाज उस सिराज द्वारा, ये जो है मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया पुस्तक था, जो 1203-4 में लिखा गया था। तबकात ए नासरी यह पुस्तक था, जिसको कौन लिखा था? मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। उसमें सबसे पहले बिहार शब्द का चर्चा किया गया था, बिहार शब्द का वर्णन किया गया था। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मगध पर जब पूरा अपना अस्तित्व जमा लिया, जब पूरा शासन करने के लिए वह तैयार हो गया, तब जाकर के उन्होंने क्या किया कि 3 जगहों को, जो बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा है, इन तीनों को क्या किया? जो एक प्रांत बना दिया, तीनों को मिला करके, और उसकी राजधानी कलकत्ता बना दिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब अस्तित्व में आया तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा को संयुक्त प्रांत बनाते हुए क्या किया? कलकत्ता को राजधानी बना दिया। देखिए, जब कलकत्ता को राजधानी बना दिया तो जितने भी साम्राज्यवादी लोग जो भी थे बिहार में, साम्राज्यवादियों ने क्या किया? साम्राज्यवादी जो पसंद लोग थे, बंगालियों थे, वो बिहार में क्या किया? अपना वर्चस्व बढ़ा दिया, बिहार पर अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। और जब ये वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया तो क्या हुआ कि इससे, अब मान लीजिए कि हम पर कोई जबरदस्ती शासन करेगा तो हमको तो तकलीफ तो होगा ही ना, होगा नहीं? या आप पर कोई जबरदस्ती शासन करेगा तो तकलीफ होता ही है। तो क्या हुआ कि जबरदस्ती जो है सो वर्चस्व बढ़ाने लगे बंगालियों ने, और तब जाकर के क्या हुआ कि, और वर्चस्व बढ़ाने के साथ साथ हम यानी बिहारियों के साथ क्या किया उन्होंने कि बहुत ही भेदभाव करना शुरू कर दिया। अब जान करके, तो कलकत्ता जो था कि राजधानी था, तो राजधानी क्षेत्र में जाना आना, जब जैसे अभी पटना है तो हम लोगों का सारा काम पटना से होता है, आना जाना लगा रहता नहीं, तो वही हुआ कि जो बिहारियों के साथ क्या होता था? काफी भेदभाव होता था।
और जब भेदभाव होना शुरू हुआ तो कौन आगे आता है, तो शिक्षित लोग आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो शिक्षित बिहारी जितने भी थे उन्होंने क्या किया कि वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके उनको जो ये चीज़ पसंद नहीं आया कि हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती और तानाशाही कर करके और तब वर्चस्व बढ़ा ले, तब जा करके लोगों ने क्या किया, प्रतिक्रिया दिया। और प्रतिक्रिया देते हुए जो कहा बिहार बिहारियों का है और बिहार बिहारियों के लिए ही बनेगा या बना है। ठीक है, तो बिहार बिहारियों का है कि नारा का उन्होंने क्या किया, बुलंद किया। ठीक है दोस्तों, तो बिहार जब यहां से देखिए, अभी हम जान रहे हैं कि बिहार, पहले बिहार कैसे बना उस पर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो बिहार बिहारियों का है का नारा जब बुलंद किया तब जाकर के क्या हुआ कि आंदोलन की शुरुआत हुई। तब बिहारी लोगों ने, बिहार के सारे जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे नौजवान, सारे लोगों ने मिल करके और तब जाकर के क्या किया कि इन चीज़ों का विरोध करना शुरू किया, अपना आंदोलन शुरू किया। ठीक है, जो हमारा हमें अलग एक राज्य बना दो। ठीक है, तब जाकर के क्या हुआ कि जब आंदोलन की शुरुआत हुआ कि राज्य के निर्माण के लिए, तब जाकर के अंग्रेजों ने, अंग्रेज के जो तत्कालीन इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनको बुलाया गया और जॉर्ज पंचम दिल्ली में आकर के अपना शाही दरबार लगाते हैं। ठीक है, देखिए जॉर्ज पंचम आकर के अपना शाही दरबार लगाते हैं और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह घोषणा कर देते हैं कि ठीक है, आपको जो है सो बिहार को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, उड़ीसा सहित, बंगाल को अलग छांट करके उड़ीसा सहित। ठीक है, तब जाकर के क्या हुआ कि ये बात नोट कर लीजिएगा, 12 दिसंबर 1911 को इस बातों की घोषणा हुई सिर्फ। ठीक है, तब जाकर के ये सब लोगों ने अपना गतिरोध कम किया। ठीक है, जब गतिरोध कम, फिर जाकर के देखिए आगे जाकर के क्या हुआ कि 22 मार्च 1912 को, 12 दिसंबर 1911 को तो उन्होंने क्या किया, ये घोषणा कर दिया कि ठीक है राज्य बनेगा। लेकिन आगे चल करके फिर 3 महीने बाद जाकर के 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या हुआ कि अधिसूचना जारी किया गया। अधिसूचना जारी करने का मतलब होता है कि जो नियमानुकूल, ठीक है, नियमानुकाल तत्कालिक जो वहाँ के जो सरकार चलाते थे, उन्होंने क्या किया कि जो है सो अधिसूचना जारी करके बिहार को एक अलग प्रांत का गठन कर दिया, अलग राज्य का गठन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तब जाकर के और बिहार के साथ उड़ीसा को भी सम्मिलित कर दिया। ये कब किया, तो ये कब किया, 1912 ईस्वी में 22 मार्च को किया। और देखिए 22 मार्च को 1912 ईस्वी में अधिसूचना जारी करके विधिवत रूप से बिहार का गठन किया गया। और उसी दिन से हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है आगे चल करके कि 22 मार्च को तो अधिसूचना जारी हुआ, लेकिन जो बिहार का सचिवालय है, बिहार सरकार का सचिवालय जो पटना में था, वो कामकाज कब से संभाला, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से, कब से, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से कार्य को शुरू किया। बिहार सरकार का सचिवालय कब से कार्य शुरू किया, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर जाकर के क्या हुआ, फिर आगे चल करके 1936 ईस्वी में फिर उड़ीसा भी जो है, उड़ीसा के भी जो भी लोग थे, जो साम्राज्यवादी लोग थे, जिनको ये सत्ता पसंद था, उन्होंने फिर वहाँ से गतिरोध उत्पन्न किया और कहा कि हमें भी एक अलग राज्य का निर्माण करा दो। फिर जाकर के केंद्रीय सरकार ने उस पर जाकर के हस्तक्षेप करते हुए और तब जाकर के 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया। कब से, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अभी तक हम पूर्ण रूप से बिहार में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या होता है, जो तत्कालिक बिहार है वो 2000 ईस्वी से जब झारखंड भी अलग हो गया, जब कब, यानी कि देख लीजिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, बिहार के दक्षिणी भाग जो झारखंड पड़ता है, नहीं, झारखंड में ही अधिकांश मात्रा में जो उद्योग धंधे जो भी थे वो अधिकांश मात्रा में थे। ठीक है, यानी अभी कोयले के कारखाना है सबसे अधिक मात्रा में है, नहीं, तो देखिए कि क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कि झारखंड के को भी अलग कर दिया गया। और झारखंड को कितना प्रतिशत भूभाग दे दिया गया, 46% भूभाग के साथ झारखंड को भी अलग एक राज्य बना दिया। कब बना दिया गया,
15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब देखिए 15 नवंबर 2000 के बाद बिहार अकेला पड़ता है। जो अब तक बिहार की जो स्थिति है वो 15 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति में एक नजर डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो बिहार की आकृति है वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है बिहार की आकृति। फिर देखिए अब बिहार की आकृति हमने जाना कैसा है। फिलहाल कब से? 2000 के बाद की बात करते हैं, पहले वाले बात नहीं करते हैं। वो जो अलग हो गया वो अलग हो गया। अब इसके बाद देखिए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 173 फीट है। कितने? 173 फीट। और मीटर में अगर चले जाएंगे तो 53 मीटर होता है। ठीक है, 53 मीटर होता है। ठीक है, देख लीजिए। अब ये होता है समुद्र से जो समुद्री क्षेत्र है इससे जो इसकी दूरी है वो 200 किलोमीटर पड़ता है। कितना? 200 किलोमीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,000 कितना है? 94,163 वर्ग किमी है। कितना? 94,000 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अब ये चीज देखना है कि जब बिहार पूरे भारत के दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो बिहार की जो स्थिति है पूरे भारत में, तो इसका जो है 2.6% जो इसका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत, ये बिहार की जो है सो क्षेत्रफल है भारत के दृष्टिकोण में। जब लंबाई की बात करते हैं, बिहार की लंबाई जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये 345 किलोमीटर है। और जब पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई है ये कितनी है? पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर है। अब कुल जनसंख्या है, इसकी कुल जनसंख्या 10.5 करोड़, 10 करोड़ 40 लाख के आसपास। ठीक है, और अभी तो फिलहाल जो 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तो 11 करोड़, 11.5 करोड़ के आसपास हो गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए राजधानी, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। सभी लोग जानते हैं, ये तो बताने की बात ही नहीं है। तो पटना है, और पटना से पहले इसका जो नाम था वो पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की स्थापना जो किया था, कौन किया था? वो उदयन ने किया था। नहीं, उदयन किया था। चलिए अब देखिए जो पटना राजधानी इसका है, और इसमें कितने 9 प्रमंडल में बांटा गया है पूरे के पूरे बिहार को। बिहार में कुल 38 जिले हैं, इसे 9 प्रमंडल में बांटा गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 9 प्रमंडल में, पहला प्रमंडल 9 प्रमंडल में देख लीजिए कौन कौन सा है। पटना है और जो 9 प्रमंडल है ये देखिए पटना प्रमंडल है, इसमें 6 जिले हैं। मगध प्रमंडल 5 जिला, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, और अंतिम में भागलपुर प्रमंडल है। तो 9 जो प्रमंडल है इसमें जैसे मान लीजिए पटना है, पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन है? तो पटना तो एक पहले खुद हो गया, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है, और कौन कौन है? कैमूर है और रोहतास। उसी तरह से मगध प्रमंडल में चले जाइए, मगध प्रमंडल में क्या है? जो 5 जिले हैं वो कौन कौन? औरंगाबाद है, और कौन है? गया है, नवादा है, उसके बाद क्या है? तो इसके बाद जहानाबाद है और अरवल है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसी तरह से चले जाइए, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा में भी 3 जिले हैं। कौन कौन है? तो एक तो दरभंगा खुद हो गया, एक मधुबनी और एक समस्तीपुर कोसी है, पूर्णिया है, और मुंगेर है, भागलपुर में 2 है, भागलपुर और बांका नहीं। तो इस तरह से इसके जो है सो 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में आपने देख लिया 38 जिलों को किस तरह से बांटा गया है। फिर आगे चल करके देखिए इसमें अनुमंडलों की संख्या 100 है। 38 जिला तो पहले हमने बता दिया। जो अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 100 है। प्रखंड जो कार्यालय है उसकी संख्या कितने हैं? तो 534 है। इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो देखिए और क्या क्या जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि सबसे अधिक यानी सर्वाधिक लोकसभा की जो सीटों की, यानी कि यहाँ जो लोकसभा की सीटों की संख्या है यहाँ पर मैक्सिमम यानी 40 है। लोकसभा बिहार की बात करते हैं, बिहार के संदर्भ में हम चर्चा आज कर रहे हैं। तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40। लोकसभा मतलब हो जाता है कि जब केंद्रीय
चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। और राज्य स्तरीय जब चुनाव होता है तो उसमें विधानसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है लोकसभा बिहार में। और विधानसभा में इस सीटों की संख्या कितना है? 243 है। यही 243 में होता है कि आधा से एक अधिक जिसको सीट आ जाए उसकी सरकार बनती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आधा मतलब कितना हो जाता है इसका? 240 का आधा हो गया 120, और 3 का आधा तो इसे होगा 1.5, लेकिन 1.5 नहीं लेकर के 2 लिया जाता है। 122 सीट जो भी ले आता है, 122 सीट जिस पार्टी को आ जाता है वह बिहार में सरकार बनाने के लायक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए विधान परिषद जो है सो विधान परिषद की संख्या भी बिहार में 75 है। तो विधान परिषद हर जगह नहीं होता है, वो वहाँ की सरकार पर डिपेंड करता है। पूर्व से ही ऐसा नियम बनाया गया है, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, और मतलब 6-7 ही राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। तो यहाँ 75 है। विधान परिषद का भी कंडीशन है कि जो विधानसभा की सीटों की संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इसको बढ़ा करके अपने मन से ऐसा नहीं कि 75 के 80, 80 के 90, 100 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सीटों की संख्या जो है जैसे 243 है, 243 का जब 1/3 करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 81 आएगा। यहाँ मैक्सिमम हम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बना सकते हैं 81, लेकिन यहाँ पर है कितना? बिहार में 75 है विधान परिषद। विधान परिषद और विधानसभा मिला करके होता है द्विसदनात्मक, कहा जाता है यहाँ की सरकार को। द्विसदनात्मक है, क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है बिहार में। अब बिहार में देखिए विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 22 यूनिवर्सिटी, नहीं विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखिए पुलिस स्टेशनों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 853। तो पुलिस स्टेशन में 853 जो है, ये 813 जो है वो जनरल पुलिस स्टेशन जो बनता है प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में या प्रखंड के आसपास कहीं, प्रत्येक कौन कौन प्रखंड में 2 भी है। तो ये जो है सो 813 जो है सो वो जनरल क्या कहते हैं, ये पुलिस स्टेशन है। और 40 गो पुलिस स्टेशन जो है वो रेलवे पुलिस स्टेशन है। कौन सा पुलिस स्टेशन? रेलवे पुलिस स्टेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। और सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे छोटा जिला शिवहर। देखिए सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पर आदमियों की संख्या अधिक है, अर्थात घनत्व, क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व यहाँ काफी अधिक है। सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व, और वो कितना है? 1880 है। यहाँ देख लीजिए, नोट करके रखे हुए, ठीक है। 1880 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ शिवहर का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था, ठीक है। जहाँ बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के जो क्या थे वो स्थापना करने वाले महावीर थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही पीपल पेड़ के नीचे वही बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह। राजकीय भाषा ये तो सभी लोग जानते हैं, हिंदी है, और द्वितीय भाषा इसका उर्दू है। चलिए राजकीय पशु जो है इसका क्या है? वो बैल है। राजकीय पशु क्या है? बैल। और राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया। गोरैया है राजकीय पक्षी। और राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा। और राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर मछली। कौन सा? मांगुर। अब देखिए इधर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। लिंगानुपात का तात्पर्य होता है कि जो पुरुषों से तुलना किया जाता है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर जो 1021 महिलाएं यहाँ पर औसत में पाई गई है, ठीक है, जनसंख्या में, गिनती में। तो न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ 876 ही है, यानी 1000 पुरुष पर 876 महिलाओं की, यानी महिला की संख्या इस जिले में कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की जहां तक बात, घनत्व मतलब होता है कि वहां पर वो जो होता है जैसे आदमी की संख्या और बट्टे उसका जो होता है क्षेत्रफल जो वहाँ का है, पूरे शिवहर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया शिवहर जिले का, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर आदमी की संख्या अधिक है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला में कैमूर आता है। कैमूर जिला 488 है। देखिए एकदम बहुत ही कम आदमी रहता, नहीं यानी कम है, कम। तो ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या अगर कहीं है तो बिहार के पटना जिले में है। और कितना है तो 60 लाख से अधिक है। 60 लाख से अधिक है, ये 60 लाख से अधिक, याद रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जहाँ कम जिला, कम लोग रहते हैं। इससे पहले अभी आपने देखा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर, तो जनसंख्या वहां कम है तब ना जनसंख्या घनत्व कम आया, तो ये कैमूर ही हो जाएगा। ठीक है, कैमूर की जनसंख्या मात्र 6 लाख है। कितना? 6 लाख है। देखिए साक्षरता की जहां तक बात आती है तो बिहार में साक्षरता, जो औसत साक्षरता है पुरुष और महिला दोनों को लेकर के, वो आपका है 61.8%, 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर थोड़ा अधिक है। और कितना है? 71.2% है। ये 71.2% पुरुष साक्षर है और 51.5% महिला साक्षरता दर है। 51.5%। अब देखिए सबसे अधिक साक्षर किस जिले में है? तो रोहतास जिले में 73% से भी अधिक है। 73.4% रोहतास जिले में सबसे अधिक जो है सो क्या है? साक्षरता का प्रतिशत है। अब देखिए सबसे कम साक्षरता वाले, सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जो है ये कौन है? तो पूर्णिया है, 51.1%, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग वहां ही रहते हैं। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाया गया है, आप ठीक से देखें। हर एग्जाम में कहीं न कहीं बिहार से जो भी, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, सब में इस तरह के प्रश्न को समाहित किया जाता है। सबके लिए ये आपको जो है रामबाण जिसको कहते हैं, वो रामबाण का काम करने वाला है। ठीक है, तो बिहार की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और मानसूनी जलवायु जो है ये देखिए 9 से 10 जून तक यहाँ आ जाता है अपने बिहार में। और कहाँ से आता है? तो बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून है और बंगाल की खाड़ी से इधर आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो किशनगंज है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? वो किशनगंज में होता है। इसीलिए किशनगंज को बिहार की चेरापूंजी भी कहा जाता है। जिस तरह से पूरे भारत के लिए मेघालय के मासिन राम जो चेरापूंजी स्थान है वहां पर अधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक उसी तरह से बिहार में जो है किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसीलिए किशनगंज को क्या कहा जाता है? चेरापूंजी। बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अब देखिए न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? सबसे कम वर्षा कहीं होता है तो बिहार में औरंगाबाद में होता है। और देखिए सर्वाधिक जो गर्म और ठंडा जिला होता है, गर्म भी है और ठंडा भी है, दोनों तरह का। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला की बात करते हैं तो गया याद आ जाता है। गया जाइएगा, जब भी गया घूमने का अगर आपको मौका मिला या गया में अगर आप रहते हैं तो वहाँ के मौसम के बारे में आप बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, तो गया जो है सर्वाधिक ठंडा भी है, ठंड के मौसम में काफ़ी ठंडा भी होता है और गर्म के मौसम में काफ़ी गर्म भी होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जहां तक बात करेंगे तो हमारे बिहार से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH2 गुजरता है, NH28 गुजरता है, NH30 गुजरता है, NH31 गुजरता है, NH2, NH28, 30 और 31। तो NH31 जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH जो बिहार से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव से लेकर के और कहाँ जाता है? ये बंगाल के शमसी तक जाता है। कहाँ तक? बंगाल के शमसी तक जाता है ये NH31। ठीक है, तो ये जो है सो बहुत बड़ा है, जो बिहार में खास करके सबसे लंबा है। प्रमुख फसल की बात जहां तक करेंगे तो प्रमुख फसल तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर क्या क्या होता है। धान होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, चना भी होता है, ठीक है, मक्का भी होता है। ये सब प्रमुख फसलें हैं। आप प्रमुख भाषा की बात करेंगे तो प्रमुख भाषा में भोजपुरी आ जाता है, मैथिली आ जाता है, अंगिका आ जाता है, वज्जिका आ जाता है और हिंदी तो है ही। ठीक है, इसी तरह से महापर्व की बात करेंगे तो महापर्व जो होता है वो छठ, इसका पूरे बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ होता है। छठ को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब आप इसको बेहतरीन ढंग से आपको हमने बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो लगभग आपको अधिकांश प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। और इससे भी ज़बरदस्त आपके लिए लाने वाले हैं अगला वीडियो जो लाएंगे, तो उसमें आपको इससे भी बेहतर आपको प्रत्येक एग्जाम में जो पूछा जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके हम लाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें और साथ साथ ग्रुप को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।